ड्रेनेज सिस्टम जो है, प्रवाह क्षेत्र जो है, नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र किस नदी का है, कितना किलोमीटर बहता है बिहार में? और गंगा नाम जो है वो कहाँ पे इसका प्राप्त होता है, मतलब नाम रखा जाता है? ये 6600 ऊंचाई पे जो एक ग्लेशियर है, वहीं से गंगोत्री, वहीं से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। और हरिद्वार के पास नहीं, जब वो देव प्रयाग में आती है गंगा जी, तो दोनों का अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तब गंगा नाम दिया जाता है। और कभी प्रश्न आ जाए कि गंगा मैदान में कब उतरती है, तो क्या जवाब देंगे आप? हरिद्वार में उत्तर भारत के मैदान की तरफ रुख करती हैं, ठीक है। तो बिहार में नदियों का भी विभाजन किया गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन सी नदियों का क्रम आएगा? क्या हो रहा है जी? दक्षिण बिहार की नदियों का नाम बताइए। अजय दक्षिण बिहार उधर है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकल के दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक है ना। करमनाशा नदी है, उसके बाद उत्तरी कोयल नदी है, पुनपुन है, फाल्गु नदी है, और एक शंकरी नदी है, ठीक है ना। फाल्गु को ही निरंजना नदी कहा जाता है। फाल्गु सॉरी निरंजना और मोहना की धारा जब मिल जाती है तो उसको फाल्गु कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो इसमें आपको हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि कौन सी नदी जो है वो बिहार के शोक कही जाती है? या शोक या अभिशाप भी प्रश्न आ जाएगा तो ये बताना आपका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि गंगा नदी जब मैदान में उतरती है, बिहार में नहीं मैंने उत्तर भारत में, तो उसके द्वारा कई आकृतियों का निर्माण होता है, कभी कभी अपना प्रवाह छोड़ के दूसरे उन आकृतियों का क्या क्या नाम है? बिहार में भी है चौर और टाल, दियारा भी गंगा के द्वारा ही, और एक छाड़न नाम होता है, छाड़न, ठीक है। तो जब पानी छूट जाए और फिर नदी अपना धारा बदल के फिर पूर्व धारा पर चलने लगे, तो जो पानी जम जाता है उसको छाड़न कहते हैं।
लेकिन नदी से संबंधित बहुत कम ही सवाल आता है बिहार से संबंधित, ठीक है। बोलिए। तो पश्चिम से पूरब का क्रम जो है, सबसे पहले घाघरा, जिसको सरयू भी कहा जाता है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, ठीक है, उसके बाद गंडक, ठीक है, उसके बाद कोसी, उसके बाद कमला, उसके बाद बागमती, ठीक है। महानंदा है, लेकिन महानंदा का मतलब सिर्फ बिहारी में नहीं है, पश्चिम बंगाल में, इसलिए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? और एक प्रश्न है उसी से संबंधित, एक चीज पानी में मतलब अपने आप उग जाता है, उसको बंगाल में उसको शोक कहा जाता है, क्या है वो? हिंदी में नाम है उसका, हाँ, जलकुंभी उसको कहा जाता है। वो इतना अपने आप फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। तो ये बताइए आप कि कल जो मिनरल्स परसों, कल या परसों बताए थे, उसमें कभी सवाल आप देखे हैं? पीछे बार का जो सवाल है, मतलब उससे रिलेटेड सवाल आया है जो बताया गया उससे? और आप बताइए कि बिहार के संबंध में और क्या जानना चाहते हैं। अभी हम 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक और पढ़ाएंगे बिहार से संबंधित, जो कि मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कभी भी कुछ अटपटा सवाल देखते होंगे, हर पीटी में आता है, वो जो 4 टॉपिक है ना, वो कवर करेगा, ठीक है। लिखवा देंगे हम, पूरा लिखवा देंगे बढ़िया से, आप लिख लीजिए किस नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ पर मिलती है। लिखना चाहते हैं कि बाद लिखा हुआ लेना चाहते हैं? लिखना है, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। लिख ही लीजिए। बिहार में नदियां और उसका उद्गम स्थल और लंबाई सब साइड साइड में लिखते जाइएगा। साइड साइड में समझ रहे हैं ना? पहले लिख लीजिए नदी, फिर उसके सामने लिखिए उद्गम स्थल, और फिर लिखिएगा कहां पर मने बिहार में मिलता है वो। मिलना समझ गए? हाँ, संगम जिसको कहा जाता है, मीटिंग पॉइंट। और अगला लिखिए क्लास में, हम क्लास में बात कर रहे हैं आपसे, क्लास में हम बात करते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है ना। क्या लिखिए आप? तो पहला नदी लिख लीजिए गंगा, लिख लिए। कहां से उसका उद्गम स्थल है? अच्छा, कितना किलोमीटर बिहार में वो है? 45 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, गंगा का मीटिंग पॉइंट कहाँ है? कहाँ? बंगाल की खाड़ी, ये बिहार में नहीं मिलती, ठीक ना। ये हम लोग को मेन क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि गंगा में कौन सी नदी कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे गंगा के बारे में क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये बिहार में तो मिलता नहीं, जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है, ठीक है। अगला नदी लिखिए घाघरा। कहां से इसका उद्गम स्थल है? नाम लिखिए, नामफदा, नामफदा, नेपाल। 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर इसका बिहार में विस्तार है, और छपरा में यह मिलता है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा गंडक नदी। घाघरा के ब्रैकेट में सरयू भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद लिखिए, क्या लिख बोला है? गंडक। ये कहां से निकलता है? मानग, मोट और कुतांग,
मानग मोट जगह का नाम है, मानग मोट और कुतांग, ये दोनों स्थान जो है नेपाल और तिब्बत में है। मानग मोट नेपाल में है और कुतांग जो है तिब्बत में है। ठीक है, ये 260 किलोमीटर है बिहार में। और कहां पे मिलता है गंगा में गंडक? हाँ, पहले जगह काटने हाजीपुर लिख दीजिए। ठीक है, हाजीपुर लिख दीजिए। अगला लिखिए बूढ़ी गंडक। कहां से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से। कहां पर ये मिलता है? मुंगेर में। और कितना किलोमीटर इसका विस्तार है बिहार में? 320 किलोमीटर। अगला लिखिए बागमती नदी। उद्गम स्थल इसका है हिमालय के महाभारत श्रेणी। और कहां पर मिल जाता है ये? किससे मिलता है ये? कोसी नदी में मिलता है ये। ठीक है ना। और कितना किलोमीटर यह है बिहार में? 394 किलोमीटर। अब लिखिए बागमती नदी। क्या लिखिए? सॉरी, कमला नदी। यह भी हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलता है और मिलता कहां है, किसके साथ? ये बागमती में मिलता है। ये बागमती में मिलता है, जबकि बागमती कोसी में मिलती है। ठीक ना। अब कितना ये चलता है बिहार में? 120 किलोमीटर। अब देखिए कोसी नदी, उद्गम स्थल नेपाल के सप्तकोशी में। ठीक है ना। और नेपाल में ये 7 धाराओं में बहता है और सब ज्वाइंट होके तब बिहार में प्रवेश करता है। तो कोसी नदी कहाँ मिलती है? हाँ, गंगा कुर्सेला। कुर्सेला कटिहार के पास, कटिहार। और कुर्सेला में मिलने से पहले ये नदी डेल्टा भी बनाती है। त्रिभुज के आकार का ट्रायंगुलर गंगा जी या कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले ऐसे एक आकार का, इसी को डेल्टा कहा जाता है। इसमें क्या होता है? डिपोजिशन होता है। जो भी वो इरोजन के बाद गंगा अपने बहाव के साथ या कोई नदी बहाव के साथ लाके उसको अवसाद कहा जाता है, जमा करता है। त्रिभुज के आकार की एक आकृति का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं डेल्टा। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? वहां पे क्या ऐसा चीज मिलता है जो विश्व में प्रसिद्ध है? हम्म वहाँ जो बाघ मिलते हैं उनका साइज, हाँ, उनका साइज इन बाघों से डबल होता है। बहुत बड़े बड़े बाघ मिलते हैं। डबल नहीं होता लेकिन बड़े मतलब बड़े, बहुत बड़े बाघ होते हैं। और उन्हीं फॉरेस्ट में बाघों का आवास भी, और वहाँ पे पर्यटक लोग देखने जाते हैं बाघों को। अगला कौन सा नदी होगा? कौन सा नदी बचा देखिए तो? महानंदा नदी का उद्गम स्थल लिख लीजिए, महाभारत श्रेणी नेपाल। महानंदा का ओरिजिन महाभारत श्रेणी नेपाल। और गंगा कटिहार, मतलब कटिहार के पास गंगा नदी में ये मिलता है। 376 किलोमीटर ये बिहार में बहता है। 376 किलोमीटर में ये मैंने बहता है। कितना लिखवाया देखिए, बताइए। कोसी नहीं लिखवाया है? लिखवाए थे, याद कीजिए। 260 किलोमीटर।
260 है गंडक। अब लिख लीजिए कर्मनाशा, कहाँ से निकलता है ये? हाँ, विंध्याचल की पहाड़ियों से, और इसका किलोमीटर नहीं है, ठीक है। कहाँ मिलता है बिहार में गंगा से? चौसा में। बक्सर से पहले है चौसा, ठीक है। अब बताइए, हाँ बक्सर जिला में ही है, और कर्मनाशा नदी बॉर्डर का निर्माण करता है बिहार यूपी। अगला लिखिए सोन नदी, अमरकंटक मैकाल की पहाड़ी। कितना किलोमीटर चलता है सोन बिहार में? 202 किलोमीटर, और पटना के पास मिलता ही। अगला उत्तरी कोयल नदी, 202 किलोमीटर सोन चलता है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान रांची का पठार, और मिल जाता है ये कहाँ, किस नदी में उत्तरी कोयल नदी मिल जाता है? सोन नदी में मिल जाता है। इसका किलोमीटर नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है, वो हम कंफर्म नहीं थे इसलिए नहीं बताया। 41 किलोमीटर उत्तरी कोयल है। अच्छा चलिए, दक्षिणी कोयल नदी, ये दक्षिणी कोयल नदी का अगर आ जाएगा ओरिजिन कहाँ है तो क्या कहेंगे? छोटा नागपुर पठार। और दक्षिणी कोयल नदी किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिलती है। एक और नदी है अजय नदी, ठीक है ना। अजय और क्यूल मैंने बताया था कि छोटा नागपुर के पठार से निकल के पूर्व और दक्षिण दिशा में बहते हैं। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई बटपाड़ जगह है, जमुई में बटपाड़, जमुई। और ये गंगा में मिलता है बंगाल में जाके। अगला लिखिए पुनपुन नदी, पलामू के चोरहा पहाड़ी से निकलता है। पलामू के चोरहा पहाड़ी से पुनपुन नदी निकलता है, और इसका मिलन गंगा में होता है, कहां पे? और 235 किलोमीटर ये बिहार में बहता है पुनपुन नदी। अगला लिखिए फाल्गु नदी, ये फाल्गु नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, और गंगा में मिल जाता है ये फाल्गु नदी। उसके बाद क्यूल नदी, खगरडीहा, खगरडीहा हजारीबाग से, ठीक है, खगरडीहा हजारीबाग से निकलता है ये। अब आप हमको एक चीज बताइए कि जो भी आपको मैंने पढ़ाया है वो आप यही बता दीजिए कि क्या क्या सिलेबस मैंने, मतलब क्या क्या टॉपिक्स मैंने आपको बताया है। ज्यादा लंबा विस्तार नहीं करना है, थोड़ा सा बताइए ना। हम्म हम्म आपको मैंने बताया है, हमको भी याद है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास बताया ना, बताया, लिखवाया भी है। उसके बाद बताया आपको बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, उसके बाद कृषि पिछड़ापन का कारण, और बताए क्या चीज, हाँ जाति जातिवाद जो है बिहार में है।
बिहार का कैसे निर्माण हुआ वो बताएं, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं कि बिहार में मिनरल्स उस दिन बताए थे। हाँ, बिहार में कला। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 का, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये बताया है ना मैंने। और बंगाल विभाजन है जो कि बिहार से संबंधित नहीं है, मतलब लेकिन जानना जरूरी है, वो पूछा जा सकता है बिहार मेंस में भी, जरूरी नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। उस समय बंगाल बिहार एक ही था, बिहार को अलग अलग करने की मांग हो रही थी, लेकिन वो ऐसे भी नेशनल टॉपिक है बंगाल भी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय किस राज्य में हुआ, क्या जवाब देंगे? बिहार में कभी नहीं हुआ, बंगाल में। बंगाल हुआ है, उसके साथ साथ पैरेलल में महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन बंगाल उभरते राष्ट्रवाद का केंद्र था। ये हम नहीं कह रहे हैं, उस समय बंगाल का जो सचिव था, गृह सचिव रिजले, उसने भी कहा है, ठीक है, कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था कि उभरते राष्ट्रवाद को रोक देना, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया था, क्योंकि काफी बंगाल यूनाइटेड हो रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और इस राष्ट्रवाद को समय रहते अंग्रेज चाहते थे कि दबा दें, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट भी है लॉर्ड कर्जन से, रिजले ने कहा है कि बंगाल उभरते राष्ट्रवाद का केंद्र है, और उस समय तक कोई सांप्रदायिक भावना नहीं थी, ठीक है। उन्होंने, अंग्रेजों ने और भारतीय समाज को तोड़ने के लिए जानबूझकर मुस्लिम लीग को की स्थापना में अपना समर्थन दिया और उसको एक पृथक पार्टी मानने लगे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत हमेशा विभाजित रहे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो टॉपिक हमने लिस्ट क्यों निकाला है, जो पढ़ाए हैं, उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया? आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब एग्जाम में बैठिए तो ये हमसे नहीं कहिएगा कि सर नहीं आया। अब तभी नहीं कहेंगे जब आप मिलाएंगे क्वेश्चन कि हाँ आया है नहीं आया है, ठीक है। 12 सवाल या 10 सवाल हो सकता है बिहार स्पेशल का, ये गारंटी नहीं कि हम जो बोल दिए इतना ही आएगा, हो सकता है 17 सवाल भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है 5 सवाल हो, ये कोई फोरकास्ट नहीं करता है कितना किस सेक्शन से कितना सवाल आएगा, ये कोई नहीं जानता है। हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री की बात करिए, बिहार का हम बात से हिस्ट्री ज्यादा रहता है, बहुत कम इकोनॉमी ज्योग्राफी पूछा जाता है, वो भी पूछा भी जाता है ज्योग्राफी इकोनॉमी तो करंट से संबंधित पूछा जाता है। और मेंस में भी देखते हैं कि बिहार हिस्ट्री का सवाल ज्यादा रहता है, नहीं रहता है 3 सवाल, तो इसलिए कर रहे हैं बिहार स्पेशल पर बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, और ऐसे भी काम आएगा आपको, अगर इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो कुछ भी बिहार से रिलेटेड चीज पूछा जा सकता है। तो नया करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उसमें बिहार संबंधी जो भी नया चीज हुआ हो उसमें ऐड कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का मामला है। तो आप ईमानदारी से बताइए कि जो हमने पढ़ाया है उसमें कुछ समझ में नहीं आया है या छूट गया है या नहीं लिखवाए हैं, बताइए। हमको सारा बात याद नहीं रहता है ना, केवल यही क्लास नहीं है और भी काम रहता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हम सर ये चीज नहीं समझे थे, और एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या पढ़ाए हैं हम आप, ठीक है ना, तभी आप समझेंगे। और जरूरी नहीं कि 12 सवाल आए तो 12 सवाल आप सही कर लीजिएगा, ऐसा कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप याद भी रहेगा, आप एकाग्र नहीं रहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा आपका, तो भी गलत हो सकता है। 12 सवाल में 9, 10, 11 बहुत हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा, कुछ चटपटा सवाल भी होता है। हिस्ट्री नहीं कराएंगे, कुछ अलग टॉपिक्स कराएंगे हम, जो उससे आपको पीटी स्पेशल पढ़ाना है ना, इसलिए तो कह रहे हैं, उसमें हम कुछ समझाएंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट लिखवाएंगे, बात समझ रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल पढ़ाई करना चाहिए। अब से जो भी क्लास होगा सिर्फ लिखवाना है बस,
भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हम आपको भाषण दे के चले जाएं, आपके दिमाग से निकल जाएगा, यहाँ वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास रिटन मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, और आप देखते रहिए। और रिटन मटेरियल डायरेक्ट नहीं देना है, लिखवाना है। उसमें लिखिएगा 25% लिखते समय याद होगा, फिर पढ़ेंगे फिर 25%, और 2-3 बार दोहरा दीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। ये मैं आपको ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट करके पहले अभी तक पढ़ा रहा था, बता रहा था कि कैसे बिहार प्रांत का निर्माण हुआ, कैसे असहयोग आंदोलन हुआ, कौन किया, ये मैं आपको समझा रहा था कि मेंस का आपका बैकग्राउंड सॉलिड हो गया। अब आपके पास मैं लिखवाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, और उसको एकदम आप मगअप कर लीजिएगा, जिसको कहते हैं कंठस्थ कर लेना, तब कैसे छूटेगा सवाल। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कुछ सवाल जो हम पढ़ाएंगे वैसा नहीं रहेगा, उसमें से नहीं आएगा, कुछ ऐसा सवाल आएगा कि जो ये याद रहेगा आपको, उसी IQ से आप उसको भी सही कर लेंगे, दिमाग लगाइएगा तो। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं? और ऐसे भी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जब रटे रहिएगा। फैक्ट को क्या समझना है, तो याद ही करना पड़ता है ना, इसीलिए अब लिखवाएंगे हम, ठीक है ना। आपको बस लिखा हुआ मटेरियल चाहिए, और लिखवाने से पहले आपको अगर आता होगा तो बताइएगा कि सर ये हुआ, ठीक है। तो आपको कम से कम ये जानकारी हो जाना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ाया है, ये आपके पास लिस्ट होना चाहिए। अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम, वो थोड़ा अटपटा टॉपिक रहेगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। हमेशा असहयोग आंदोलन और बिहार प्रांत के निर्माण से ही क्वेश्चन नहीं आता है, किसी नेता की वाइफ का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? हाँ, अगर आप नहीं जानेंगे तो नहीं बन पाएगा। राजवंशी नगर मोहल्ले का नाम राजवंशी नगर क्यों है? राजवंशी नगर मोहल्ले का नाम राजवंशी नगर क्यों है? बोलिए। सुनो यार, सुनो, कम से कम सुन लो बात। राजवंशी नगर मोहल्ला का नाम जानते हो ना? क्यों है नाम? राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम है, इसीलिए नाम, ठीक है। नहीं रहता होगा, मतलब याद नहीं है ना भाई, पूछा जाएगा। वो एक दिन इंटरव्यू में पूछा गया था ये सवाल, उसी आदमी से जो कि राजवंशी नगर में रहता था। और ये PT में भी पूछा जा सकता है। ये बताइए कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? और विश्व जनसंख्या दिवस कब है? विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये मैं जानता था, 8 सितंबर हिंदी दिवस है। विश्वकर्मा पूजा आज हम देखे रास्ते में, हमेशा 17 सितंबर को होता है। अच्छा, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अब दिसंबर 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। कौन कितने दिन? हाँ। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, बहुत तेज बोल रहे हैं। और बताइए, जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है PT के लिए, और राजेंद्र प्रसाद की जन्म तिथि
और बताना है आपको, एक चीज पूछ रहे हैं, आप बताइए, बिहार में पहली बार कौन सा आदमी सरकार का हेड बना था? पूछा जाएगा सवाल तो क्या कहें? हम्म पहला मुख्यमंत्री जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, मोहम्मद यूनुस। बाद में श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। ठीक है, इसलिए अगर पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे पहला नेतृत्व अंग्रेजों ने किसको दिया, तो मोहम्मद यूनुस को दिया। दूसरी बात बताइए आप कि बिहार केसरी तो जान ही रहे होंगे आप किस, और जयप्रकाश जी की उपाधि क्या थी? अच्छा, किसने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किताब लिखा है? ऑप्शन देंगे तो पकड़ ही लीजिएगा। भगवती चरण बोहरा। वाई सोशलिज्म किसने लिखा है? वेरी गुड। किसने कहा है कि मेरा राजाओं महाराजाओं में विश्वास नहीं, और मैं भारत की सभी समस्याओं का समाधान समाजवाद में देखता हूँ? हर का आंसर अब जेपी हो गया, हम कह दिए सही तो। फिर से सुनिए, मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, और भारत की सभी समस्याओं का समाधान समाजवाद में निहित है। जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसे स्टाइल से पढ़ा रहे तो आपको बुरा नहीं लग रहा है? परंपरागत स्टाइल से नहीं, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में करना है। लंबा लंबा भाषण दे के चले जाए हम, आथा माथा से निकल जाता है, निकल जाएगा ना। फैक्ट यही है कि आपको याद रहना चाहिए, तभी प्रीलिम्स होगा, तभी मेंस होगा, समझिए ना। इंटरव्यू में तो जनरल प्रदर्शन करके आइएगा, हो जाएगा। अगर मेंस में नंबर अच्छा है, इंटरव्यू कोई मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। इंटरव्यू का मतलब होता है मेंस। अब आप एकदम सटा के नंबर ला रहे हैं कट ऑफ तक, तब तो नहीं होगा इंटरव्यू में, समझ गया ना। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पास कर जाते हैं और उनका इंटरव्यू में नहीं होता है। ये बता दे रहे हैं कि इंटरव्यू का आधार है मेंस। जितना अधिक मार्क्स लाएंगे मेंस, वहाँ इंटरव्यू में जाके ऐसे ही चले आइए साधारण बोल के, तो भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब उससे गाली दे के चले आइएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, बदतमीजी करके आइएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है मेंस। मेंस पे ज्यादा ध्यान देना, नाम भी है मेन एग्जाम, उसी से आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। ठीक है ना। कोई मॉक इंटरव्यू का तैयारी नहीं करेंगे आप तो भी हो जाएगा, यदि मेंस में आपका नंबर अच्छा है। नाम पता ठिकाना बताने तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि कोई आपको वहाँ पे डिमोरलाइज किया जाता है। इंटरव्यू अच्छे लोग लेते हैं, आपको प्रोत्साहित किए करेंगे। इसी पे बता दीजिए कि भारत में प्रथम महिला स्नातक का नाम क्या है? कादम्बरी गांगुली। किसने दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर गोली चलाई थी? अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस के सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, और सबसे पहले मुसलमान अध्यक्ष किस अधिवेशन में थे, ये हमको पूछना है। मद्रास। किसने कांग्रेस की स्थापना के बाद कहा था
यह सूक्ष्मदर्शी लोगों का एक समूह मात्र है, या अल्प बहुमत वाले लोगों का एक समूह मात्र है। डफरीन, किसने कहा था कि मेरी इच्छा कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देखना है और इसकी मृत्यु? ये करजन कहा था। भारत में कौन सा जगह है ऐसा, साइट का नाम बताना है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एकाएक तीखा मोड़ लेके भारत में घुस जाती है। और भारत में अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण कौन सा है? अरावली। कार्डमम पहाड़िया कहाँ है? साउथ, तो वहां से पूरा साउथ ही है। कहाँ है? फिर हम जगह पूछ रहे हैं। दोदा बेटा कहाँ है? भारत में कहाँ पे एक ऐसा संस्कृति है, परंपरा से चला आ रहा है, जहाँ पे भाई बहन में भी विवाह हो जाता है? मतलब अपना भाई नहीं, मेरे भाई वगैरह। नीलगिरी एरिया में। और मानस कजन से होता है। क्या बोल रहे थे हम? शादी विवाह का बात आ गया था क्या? मानस अभ्यारण्य जो है किस चीज के लिए है प्रसिद्ध? असम में क्या चीज को प्रोटेक्शन दिया जाता है वहां? हाथी को। अच्छी बताइए, क्वेश्चन पूछते उसका जवाब आप लोग पता है? कहाँ पे जंगली गधा मिलता? गधा तो ही है, उसमें जंगली रहे। गिर में मिलता है। ये गधा नहीं, जंगली गधा। वो कितना बड़ा गधा होगा? गधा भी प्लस जंगली भी, बड़ा साइज में नहीं। और ये बताइए कि एक जिम कॉर्बेट, वहां पे क्या चीज है, मतलब किस जानवर को देखा ज्यादा प्रोटेक्शन? और सबसे ज्यादा सड़क से जाएंगे तो सामने से दिखता भी है, पार करते हुए गाड़ी रोकना पड़ता है किसी को। बिहार में बताइए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? लिखा है, दूर से दिखता है, रोड से ही, वहाँ लिखा भी है। लिखा भी है, उस पर लिखा भी है। अच्छा, पटना कॉलेज का जो इमारत है, वो नहीं पूछ रहे हैं मैडम। पटना कॉलेज का जो इमारत है, उसकी कौन सी कला शैली में बना है? हाँ, हॉलैंड शैली में बना है। हॉलैंड, डचों की शैली है। और दरभंगा हाउस, वो किसका घर है? घर है वो किसका है? दरभंगा महाराजा का। और फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना तो वहां से है, सगुना मोड़ से वहां तक देखो कहाँ हुआ था। साइंस कॉलेज के पीछे एक मस्जिद है छोटा सा, उसी में हुआ था। और अच्छी बताएगी, शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन जाना जाता था?
दारा शिकोह। अच्छा, किस मुगल शासक की उपाधि दक्षिण के शासक की थी? शाहजहां। अच्छा, दक्कन का लोमड़ी कौन है? अमीर अली बरीद, ठीक है ना, दक्कन का लोमड़ी थी। भारत में वर्गीगिरी प्रणाली को शुरू करने वाला व्यक्ति? वर्गीगिरी क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? उसको मॉक वार भी कहा जा सकता है, छद्म युद्ध। मॉक नहीं कहा जाएगा उसको, छापामार लड़ाई। कौन शुरू किया था भारत में? आदमी का नाम बताना। आदमी का नाम बताना है। मलिक अंबर, मलिक अंबर, मलिक अंबर। तात्या टोपे तो बाद के थे। मलिक अंबर पहला आदमी है जिसने छापामार लड़ाई को शुरू किया था। अच्छा, अबला बाबा किसको कहा जाता था? उपाधि था, मुसलमान शासक था वो। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरस किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है ना। किस सातवाहन शासक की उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। किस व्यक्ति को देखकर मंगोल कहा करते थे अपने घोड़े से? जब उनके घोड़े पानी नहीं पीते थे शाम को, तो मंगोल उन घोड़ों से कहते थे कि क्या तुमने उसको देख लिया है? नाम बताएंगे तो आंसर बता ही दीजिएगा। बस, वेरी गुड, नाइस यार, क्या तुम तैयारी किए हो, बहुत शानदार। जफर खान सबसे शक्तिशाली सेनापति था अलाउद्दीन खलजी का। अकेले 10,000 आदमी को देख लेता था, इतनी क्षमता थी उसकी। लेकिन उसको 10,000 से ज्यादा मंगोलों ने घेर के मार दिया। और ऐसी मान्यता है लोगों की कि अलाउद्दीन खलजी ने जान के उसको मदद नहीं किया, भेजा नहीं पीछे से सेना, और वो घिर गया मंगोलों से और वो मारा गया। किताबों में दिया गया है कि मलिक काफूर दिया है ना, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली सेनापति उसका जफर खान था। तो यही समझ लीजिए कि घोड़े पानी नहीं पीते थे शाम को, अगर जफर को देख लेते थे। इसीलिए मंगोल पूछते थे अपने घोड़ों से कि क्या तुमने जफर को देख लिया है? ऐसे बहुत सारे सेनापति थे, नुसरत खान, मलिक काफूर, ठीक है ना, और भी था सेनापति, जिसमें ज्यादा लोकप्रिय मलिक काफूर हो गया। लेकिन वाकई सबसे अगर योग्य सेनापति था तो जफर खान था। किसके मकबरे पे लिखा हुआ है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता? बताइए। शाहजहां को टाइम था। बताओ बताओ। लाहौर में एक जगह है शाहदरा, वही में जहांगीर ने लिखा है, जिसका नाम सलीम है, लेकिन प्रेयसी का मतलब नूर जहां के लिए नहीं लिखा है वो, ये भी ध्यान रखिएगा। अनारकली के लिए वो लिखा है वो। नूर जहां तो घर में रहती थी, और घर में तो सब रहती, मतलब वो नहीं कर रहा है। क्या यार बोलते हो यार, ठीक है, घर में सब रहते, वो मतलब नहीं है, मतलब वो वाइफ थी नूरजहां, और अनारकली बाहर, बाहर के नहीं, मतलब प्रेसी थी, ठीक है ना, उसके बारे में लिखा है। कौन बताया कि अनारकली अकबर की वाइफ थी? सलीम, सलीम की प्रेसी थी।
अगला क्वेश्चन भूल गए, महाराजा अकबर की वाइफ भूल गई। सिंपल सवाल बताइए, शाहजहां के कितने पुत्र थे? पुत्र पुत्री कितने थे? इसीलिए पूछे थे हम, गलत बताइएगा आप लोग इसीलिए। 14 थे, 14, 1 दर्जन प्लस 2, याद रखिए। सिर्फ बचे कौन थे? 4 लड़के और 2 लड़कियां। लड़कियों का नाम क्या था? हाँ, हो गया। तो बस सूजा, मुराद, औरंगजेब और दारा शिकोह। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में है। एतमादुद्दौला का मकबरा स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्यों विशिष्ट स्थान रखता है? बड़ा था। उसको क्या कहते हैं? पीट्रा ड्यूरा, रंगीन पत्थरों की पच्चीकारी करना, वो एतमादुद्दौला का मकबरा में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। किन शासकों के काल में दोहरे गुंबद का निर्माण शुरू हुआ? बताइए। डबल डोम। एक आदमी का नाम नहीं बताना है, मतलब किस वंश के शासक में बोलना। सब तो एक और बोलती तो सही हो ही जाएगा, 3-4 बोलने में। किस वंश के शासन काल में ढलवा दीवारों का निर्माण शुरू हुआ? जैसे बना ना किला, ऐसे। तुगलक वंश, और उसका नाम क्या था उस दीवार का? सलामी कहा जाता था उसको। दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में है, और ललितपुर झांसी में ही है, ठीक है। और ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ है? ईंट से बना हुआ है मंदिर, भीतरगांव। भीतरगांव कानपुर के पास है। दूसरी बात कि पूर्ण आक्रमण की चर्चा भीतरी अभिलेख में, ये किसका है और कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया नहीं जाता है, कहाँ है ये जगह? ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए। आप जो बोल रहे हैं अपने नजर से, आप वहां सही है, लेकिन जो भीतरी स्तंभ लेख है वो कहाँ है और किसके बारे में बताया गया है? वहां हूण आक्रमण की चर्चा है और उनके हारने का भी चर्चा है। हूण आक्रमण की चर्चा भीतरी स्तंभ लेख में है, जो कि स्कंद गुप्त का है, जिला गाजीपुर के वक्त। जिला गाजीपुर ने गाजीपुर में ही है भीतरी। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर, वही बना था, वही मकबरा है। ये बताइए कि भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को किसने लागू किया था या शुरू किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने। नदी पढ़ाए थे आपको, ये बताइए कि कौन सी नदी को पुल्लिंग माना जाता है, बाकी सबको स्त्रीलिंग माना जाता है? बताइए। सारी नदियों को स्त्रीलिंग, गंगा बहती है कहा जाता है ना, एक ऐसी नदी है जिसको पुल्लिंग माना जाता है। अभी बह रहा है यार नदी वो, सोन नदी को कहें।
ये बताइए कि प्राचीन भारत में भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, इन सब की शुरुआत किस काल में सबसे पहली मानी जाती है? 600 ईसा पूर्व काल में पाया। जब बुद्ध और महावीर का युग है, उसी समय में समाज में इस तरह के अभिशाप, सोशल एविल्स का फाउंडेशन हो गया। मतलब फाउंडेशन क्या मतलब हो गया? हल्का हल्का शुरू हो गया। और एक बात बताना है आपको कि आकरा अध्यक्ष मौर्य काल का एक अधिकारी था, उसका क्या काम था? खानों का अध्यक्ष था। वो खान जो होता है ना, सोना चांदी। किस व्यक्ति ने कहा है कि मौर्य शासक मूर्तियां बनाकर बेचा करते थे ताकि सरकारी खजाने में पैसा आए? पतंजलि ने कहा है। और मनुस्मृति की रचना काल क्या है? याद रखिएगा हमेशा, 200 बीसी से 200 एडी। उसका कोई फिक्स काल नहीं है कब बना था। 400 बना था, ठीक है, मनुस्मृति। नारद ने दासों के कितने प्रकार बताए? दास समझ रहे हैं? स्लेव, गुलाम। 15 प्रकार। नारद ने 15 प्रकार के दासों की सूची दी। और मृक्ष कटिकम किसका किताब है? कामसूत्र किसका किताब है? वात्स्यायन। और ललित बिस्तर और सुघोष का है। और किसको भारतीय इतिहास में प्रछन्न बुद्ध कहा जाता है? प्रछन्न मतलब समझ रहे हैं? बुद्ध की छाया है। वो हिंदू है, बौद्ध नहीं हो। प्रछन्न बुद्ध किसकी उपाधि है? शंकराचार्य को कहा जाता है, ठीक है ना। और द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? हमेशा याद रखिए। बोलो। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के, और निम्बार्क ने क्या किया? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है। और तो हो ही गया, कुछ खास बताना नहीं है आपको, बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? और अदब उल हर्ब एक पुस्तक थी जिससे आरंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। वो किसने लिखा था? अदब उल हर्ब। फक्र मुदब्बिर, लेखक का नाम है फक्र मुदब्बिर। तहकीकाते हिंद पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तहकीकाते हिंद तो नाम है ही उसका, एक और नाम है उसका। हाँ, उसका नाम किताबुल हिंद भी है, किताब। तहकीकाते हिंद अथवा किताबुल हिंद, अल बैरूनी का लिखा हुआ है। और तबकाते नासरी किसका है? हम्म। और बॉम्बे प्लान क्या है इकोनॉमी में? बॉम्बे प्लान अर्थव्यवस्था में जो मतलब एलिट्स इंडस्ट्रियलिस्ट था ना बॉम्बे का, उन लोग के द्वारा दिया गया था। कब? 1944। हम्म।
और सिडबी का स्थापना आसपास तो बोल रहे हो यार, आसपास थोड़ी आता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। छोड़िए इसको, हटाइए आप। ये बताइए हमको कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया जाता है वो कौन करता है? और ये बताइए, कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या होता है इकोनॉमी में? ये आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि मौजूदा चीज पढ़े बता रहे हैं। सीमांत उपयोगिता का नियम ऐसे ही समझ लीजिए, पहली बार जब चाउमीन बना के बाहर खाएंगे आप, तो पहला जो चम्मच खाएंगे तो कैसा लगता है, फिर सेकंड बार खाइएगा, लास्ट आपका घटते जाएगा। रोटी जैसे खाना खा रहे हैं आप, पहली रोटी में जो आपको उपयोगिता मिलेगी तो दूसरे में कम होगा, तीसरा में और कम होगा, चार में और खत्म। ये मार्जिनल यूटिलिटी का नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम। और एक टर्म है जिसको जानते भी होंगे आप, कि भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना किस कमिटी की अनुशंसा पे हुआ था? नाबार्ड का काम है ग्रामीण विकास करना, ठीक है। शिवरामन समिति, भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे किस समिति की अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड इसको कहां से लिया? स्पेन। अच्छा ये बताइए कि किस आर्टिकल में इस बात की का प्रावधान है, यदि अब एक हो गया है, लेकिन पहले जो संविधान था उसमें था कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व संसद में नहीं होता है तो राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय समुदायों को 300, और यही कार्य गवर्नर राज्य विधायिका में कर सकता था। एक एक का मनोनीत, वो किसमें था? 333 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और वही सेम अधिकार हाईकोर्ट से प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद? ये बताइए कि सबसे पहला व्यक्ति जो निर्विरोध स्पीकर चुना गया भारत में, स्पीकर समझ रहे हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में भारत कौन सा भारतीय पहला स्पीकर बना है? वो तो जीके की किताब में पहला लाइन वही लिखा रहता है, वो नहीं होगा आंसर। कौन है भारतीय जो पहली बार स्पीकर बना था, ब्रिटिश काल में बना था? विठल भाई पटेल। और बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? डेट बताना है। 6 फरवरी 6 फरवरी 1921। फुलवारी शरीफ के इमारत शरिया का स्थापना कब हुआ था? वो भी 21, ठीक है। किसके द्वारा, कौन संस्थापक है इमारत शरिया का? क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या जवाब देंगे? मौलाना सज्जाद। मौलाना सज्जाद ने इमारत शरिया की स्थापना की। ये बताइए स्टोमेटा क्या है?
समझाने वाले भाषा में बोलिए। स्टोमेटा क्या होता है? वो सांस लेता है, हवा मतलब ऑक्सीजन लेता है। और किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ये सब तो रटा होगा, पूछ। और बताइए कि किसको पॉकेट ऑफ सुसाइड बोला जाता है? अच्छा, डॉपलर इफेक्ट क्या है? साउंड से संबंधित वो इको साउंड में भी उसको जोड़ा जा सकता है। अरे जैसे कोई बड़ा सा हॉल है, उसमें बोले आप, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। गूंजता है, आवाज गूंजता है ना कहीं बोलने पे। नहीं भी रोगी रहता तो भी बजाते चलता है सब। नहीं भी रोगी रहता तो भी बजाता है। साइड हट जाइए, हमको जाने दीजिए। रोगी रहे तब ना। कई बार देखे हैं कि उतर के सिगरेट भी पीता है सब। ऐसा नहीं है। निकला तो खाली रहा गाड़ी और बैठ के सिगरेट पी रहा है खड़ा होकर वहाँ। अच्छा ये बताइए कि बिहार में सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण पटना में ही हुआ था, तो कब हुआ था? 1800 में कैसे होगा यार? उसमें 1800 में अंग्रेज थे। बताइए आप, बताइए वो लिखवाए भी हैं कॉपी में। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में। ये हमसे कह रहे हो बीपीएससी में पूछना कि 12 तुम्हारे ही थे, 13 कर दो, ऐसे याद रहने से होगा? अच्छा बिहार का ये बताइए, कौन सा आदमी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी रहा 10 साल? थियोसॉफिकल सोसाइटी का पटना का था वो, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है। बिहार में 1857 के पटना के नेता कौन थे? हीर अली। अच्छा, नवाब साहब की कोठी का से मिलता जुलता भी कौन सा एरिया है? नवाब साहब की कोठी पहले वहां था, अब वो घूमने वाला जगह है, इंटरटेनमेंट। नहीं पटने में है, तो इंटरटेनमेंट स्थल है वो। बिना कपड़ा खरीदने वाले लोग भी वहां जाते हैं, बड़ा अच्छा कपड़ा मिलता है वहाँ। लेकिन कुछ लोग बिना कपड़ा खरीदने के से भी घूमने जाते हैं। पटना मार्केट को नवाब साहब की कोठी कहा जाता था, ठीक ना? गांधी मैदान से आगे बढ़िएगा अशोक राजपथ तरफ, दाहिने तरफ देखते रहिएगा, जहाँ पे लाल पीला हरा ज्यादा दिखेगा। हो सकता है, हम नहीं देखे हैं। वो तो सब्जी बाग है भाई, सब्जी बाग के आगे है। गांधी मैदान से आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा सब्जी बाग है, उससे आगे बढ़ोगे जहाँ लाल पीला हरा ज्यादा दिखेगा। वो चर्च गोथिक शैली में बना हुआ है। वो चर्च बहुत पुराना चर्च है।
है सिटी में पश्चिम दरवाजा, ये सब मुगल कालीन इमारत है। खाजे कला, पत्थर की मस्जिद, पश्चिम दरवाजा। वैसे ओरिजिनल पटना वो है, ये नहीं है, वही पटना था। वहां देखेंगे कि कितना भी पानी पड़ेगा, पानी लगा हुआ नहीं देखेंगे सिटी में कभी भी। देखिए जाके, ऐसे है वो पानी। और इधर ओरिजिनल पटना वही है, पत्थर की मस्जिद ऐतिहासिक जगह है, और वही ओरिजिनल वासी है वहां के पटना के। जो पटना कलम शैली बता रहे थे, उसके वंशज अभी भी हैं। लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा। नहीं, सिटी में है मच्छरहट्टा। नया टोला तो केवल कोचिंग है वहां पर। क्या हुआ? ये अच्छा क्लास रहा कि खराब रहा बताइए तो? यही जरूरी है ये। आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए? क्लास में नहीं पूछ रहे हैं, बंद कर दिए हम। अब बताइए।